सभी लोगों को नमस्कार। मैं बहुत दिन के बाद आपके सामने आ रहा हूँ। मैं बहुत दिन से आपके लिए कोई भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल चल रहा था। दिवाली नज़दीक थी तो दशहरे के समय से ही मैं काफ़ी बिज़ी चल रहा था, तो उस कारण मैंने आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना पाया। तो चलिए आज कुछ अलग बात करते हैं। देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मगर अगर आज आप ये वीडियो समझते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि पॉलिटिकल असैसिनेशंस किस प्रकार से करवाए जाते हैं, क्या प्लानिंग होती है, किस तरीके से प्लॉटिंग होती है, और किस तरीके से कुछ ऐसे देश हैं जो किसी दूसरे देश को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। अब इसको हम कई प्रकार के एग्जाम्पल से समझेंगे, मगर बेसिकली ये जो वीडियो है, ये वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि असैसिनेशंस की प्लानिंग जो होती है और जो प्लॉटिंग होती है वो कभी भी उस देश में नहीं होती है जिस देश में असैसिनेशन करवाना होता है। ये हमेशा किसी ऐसे देश में किया जाता है, या तो जो रोग नेशन होता है, जो उस देश का दुश्मन है, यानी छद्म युद्ध लड़ने में जो बिज़ी है, या तो फिर ऐसे देश के साथ होता है जो देश उस देश को समझने के लिए या उस देश को अस्थिर बनाने के लिए पूरा प्रयत्नशील रहता है। अब हिंदुस्तान जो है ये एक डेमोक्रेसी है, एक बहुत विशाल डेमोक्रेसी है और बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, जहाँ पे कई पार्टी है, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ है। मगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो डीप स्टेट के साथ अलाइन होती है, मगर वो डेप्थ में नहीं जाती, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अल्टीमेटली उनको भारत के ही लोगों का वोट चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये बात को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत धैर्य से इस वीडियो को समझिए, बहुत धैर्य से समझिए। और इसका लिंक, ये तो मैं आपके लिए शॉर्ट्स बना रहा हूँ, इसका लिंक इस शॉर्ट्स के साथ अटैच है। इस वीडियो को ध्यान से समझिए, सीखिए कुछ ऐसा जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो आपके परिवार, आपके बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके, डिप्लोमेसी समझा सके, किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फेस करते हैं, उसमें किस लेवल का आपको सोचना पड़ता है, कहाँ तक आपको आपका विजनरी आइडिया को एक्सटेंड करना पड़ता है, ये सारा इस वीडियो में हम समझेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बहुत शॉर्ट नोट पे। बीच में एससीओ की समिट हुआ था, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, चाइना में हुआ था। अब देखिए क्या हो गया, इसमें हर कंट्री के लोग आए जो एससीओ से रिलेटेड है। ऑब्वियसली यूएस एससीओ से रिलेटेड नहीं है, तो चाइना उसे कभी नहीं बुलाएगा। यहाँ पर इंडिया गया, जैसे मेजर कंट्रीज़ की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया। RIC हम बोलते हैं, ठीक है। RIC एक संगठन है, मगर इसे पूरी तरह से मतलब लागू नहीं किया गया है, मतलब एक टाइप से बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया कि एक खबर सर्कुलेट हो रही है जिसमें मोदी जी ने आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक सभा में वो गए थे, वहाँ पे उन्होंने ये बात बोला कि मैं वापस आ गया। तो लोगों ने तालियां बजाई, तालियां बजाई, तो उन्होंने एक चीज़ बोली, मैं वापस आ गया इसके लिए ताली बजाई, या मैं गया था इसके लिए ताली बजाई। तो ये जो बात है ये एक हिंट पॉइंट है। दूसरी घटना है वहाँ पे ये देखने के लिए मिली कि वहाँ पे पुतिन जैसा इंसान, जो कि एक सुपर पावर में आता है, यानी यूएसए के बाद सबसे ज़्यादा सुपर पावर, सबसे ज़्यादा बॉम्ब्स रखने वाला, न्यूक्लियर डेटेरेंट होने वाला जो देश है वो वही है। वो, उसका राष्ट्रपति आधा घंटे तक कार में बैठकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इंतज़ार कर रहा है। ये बहुत अजीब सी बात है। इस बात को अगर आप समझेंगे तो ये बात से आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस कुछ ऐसा था जो कि वो शेयर करने की कोशिश कर रहे थे, और वो डायरेक्ट लेवल पे शेयर करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का वेट कर रहे थे। अब जब वो कार में आके बैठते तो बात क्या हुई होगी, हम प्रोबेबिलिटीज़ देखते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग में उनको यही बताया गया। देखिए, लोग ये बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा एक बात और क्लियर कर देता हूँ। लोग ये बोल रहे हैं कि चाइना में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको असैसिनेशन थी, कि चाइना में असैसिनेशन अमेरिका नहीं करवा सकता। ये बात हमेशा याद रखिए, अमेरिका इसलिए नहीं करा सकता है क्योंकि अमेरिका को अच्छे से मालूम है कि अगर चाइना में उसने असैसिनेशन करवाया तो गलत होगा। और चाइना में तब तक असैसिनेशन किसी नेता का नहीं हो सकता जब तक चाइनीज़ गवर्नमेंट, यानी वहाँ की जो सरकार है, वो खुद उसमें इंडल्ज ना हो। और अभी चाइना ये सब काम बिल्कुल नहीं करवाएगा क्योंकि चाइना की इकोनॉमिक स्थिति बहुत ख़राब है। आपको ऐसा लगता है कि चाइना बहुत अच्छा है, मगर चाइना में इकोनॉमिक स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ का जो प्रॉपर्टी सेक्टर मार्केट है वो बिल्कुल डूबा हुआ है, गहरे पानी में डूबा हुआ है, और उसे बाहर सिर्फ इंडिया निकाल सकता है, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम है कि अगर इंडिया से वो अच्छे से रहते हैं तो इंडिया से हो सकता है, जैसे H1B1 वीज़ा होता है वैसे K वीज़ा लेकर भी लोग चाइना जा सकते हैं और वो प्रॉपर्टीज़ को खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर एक एंगल आता है।
उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। हम 3 प्राइम मिनिस्टर्स की बात करेंगे। हम सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी जैसा प्राइम मिनिस्टर सच में हमारे हिंदुस्तान में नहीं आए थे। बेहद संवेदनशील, बेहद समझदार, बहुत सोच समझ के बोलने वाले, पब्लिक के लिए काम करने वाले। उन्होंने उस समय बहुत सारी चीज़ों को डिटेल आउट किया था, बहुत सारे चेंजेस लाए थे, रिफॉर्म्स लाए थे। रिफॉर्म्स लाने के बाद ये हुआ था, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो ताशकंद में एक समझौता हुआ जो कि शांति समझौता था, जिसके लिए शास्त्री जी इंडिया से ताशकंद गए। अब उस समय जो ताशकंद था वो आता था रशिया, यानी पुराना वाला यूएसएसआर। अब ताशकंद में जाने के बाद मतलब उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, ठीक है। अब वहाँ पर जाने के बाद अचानक से उनका असैसिनेशन हो जाता है। अब देखिए, कुछ लोग बोलते हैं वो नेचुरल मौत थी, उनको हार्ट अटैक आया था। अभी जो रिसेंटली ढाका में जो कर्नल रैंक का यूएसए का बंदा मरा है 808 कमरे में, उसके ड्रिंक में पोलोनियम मिला है। पोलोनियम जैसा जहर जो है वो रशियन इंटेलिजेंस ज़्यादा यूज़ करती है। एज़ पर स्टडीज़, अगर आप जाए किसी लाइब्रेरी में जाके आप अगर इंटेलिजेंस सर्विसेज की किताबें पढ़े तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से कोविड ऑपरेशंस में किन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जो कि ड्रिंक्स, यानी ड्रिंक्स अब कोई भी हो सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक हो सकता है, हार्ड ड्रिंक हो सकता है, बेवरेजेस हो सकते हैं, उसमें डाला जाता है, जिससे टेस्ट कहीं चेंज नहीं होता है मगर वो ब्लड को पॉइजनिंग कर देता है, जो कि हार्ट को कार्डियक अरेस्ट के तौर पे लेके चले जाता है। इस सिचुएशन हो जाती है। अब वो मरा। ऑब्वियस बात है, अगर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन खुद इंडियन प्राइम मिनिस्टर को अपनी कार में बैठ के 45 मिनट्स, यार तुम सोचो एससीओ में मिनट का हिसाब रहता है, मिनट में ये मीटिंग हो रही, वो मीटिंग हो रही है और उसके बाद बस निकलना है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ज़्यादा देर तक इनके पास समय नहीं होता है। इनको भाई अपने ये काम भी निपटा के अपनी जो रीजनल पॉलिटिक्स है, जो कंट्री पॉलिटिक्स है, उसमें वापस इन्हें लौटना है, क्योंकि पब्लिक ने इनको चुना है देश में काम करने के लिए, विदेशों में घूमने के लिए नहीं चुना है। तो रशियन प्रेसिडेंट को भी जल्दी रही होंगी, ऑब्वियसली इंडियन प्रेसिडेंट को भी जाना था। एससीओ समिट खत्म हुआ मगर आधा घंटे तक, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इतना देर रुका हो। तो रशियन प्राइम मिनिस्टर ने ये बात जरूर शेयर किए होंगे कि आपको असासिनेशन तो कोशिश है ही, सबसे बड़ी कोशिश है ढाका जो है, जब से ये अनस्टेबल हुआ है तब से बांग्लादेश में कई सारे सीआईए एजेंट्स अपने ऑपरेशंस चला रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो। स्पेशली वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल वैसे भी प्रीटी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट उस तरीके से हैंडल नहीं कर रही है लोगों को, बस एकाधिकार चल रहा है, जो रूल्स चाहे वो कर देते हैं, जिसको दबाना है उसे दबा दिया जाता है। डेमोक्रेसी में ये तो नहीं चलता है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अब उस समय शायद टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं रही होंगी कि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ का एग्जैक्ट कॉज पता चला। अब ये सीआईए का एक बहुत बड़ा प्लॉटिंग था कि सीआईए ने ताशकंद में ही भारतीय प्रधानमंत्री की असैसिनेशन करवाया चुपचाप से, जिससे कि पूरे के पूरे इंडिया और रशिया के रिलेशन बिगड़ जाए और इंडिया को ये लगे कि हमारे राष्ट्रपति को मरवाने में रशिया का हाथ है। बल्कि रशिया की उस समय केजीबी का कोई हाथ नहीं था। अभी रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम है एफएसबी, पहले केजीबी हुआ करता था यूएसएसआर के समय। ये हो गया पहला केस, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ कैसे हुई ये आज तक किसी को नहीं मालूम है, ये एक बहुत बड़ा राज है। मगर हमने एक ऐसे रिफॉर्म वाले नेता को खोया जिन्होंने वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, इन चीज़ों को लाकर हमारे देश को आज अनाज जो हमें सस्ता मिलता है, अनाज जो कई लोग घर वालों को फ्री मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, अनाज जो राशन के तौर पे मिलता है, हमारी खुद की कैपेबिलिटी, हमें बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद अपना खाना उगा के खुद खाते हैं, ये सब शास्त्री जी के कारण हुआ था। सेकंड प्राइम मिनिस्टर की हम बात करेंगे। सेकंड प्राइम मिनिस्टर का नाम था राजीव गांधी। राजीव गांधी से एक छोटी सी गलती हो गई थी। हिंदुस्तान कभी भी किसी दूसरों के मामलों में नहीं पड़ता, मगर राजीव गांधी ने भलमन साहब में, एक भाई हमारे साथ का पड़ोसी है श्रीलंका, वहाँ पे डिस्टर्बेंस है, जाफना में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है। चलो इस सिविल वॉर को, अनरेस्ट को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, गवर्नमेंट का साथ दिया जाए। तो इन्होंने यहाँ से शांति सेना भेजी थी। शांति सेना ने नो डाउट बहुत अच्छा काम करी, श्रीलंका को बिल्कुल ठंडा कर दी थी उस समय। बट आने के बाद क्या हुआ, LTTE के
यानी लिबरेशन टाइगर तमिल एलएम, उस समय उनका हेड हुआ करता था प्रभाकरण। उसने इस तरीके की असैसिनेशन प्लॉटिंग की कि राजीव गांधी जी को भारत की ही धरती पे उड़ा दिया गया। आप जानते एक लेडी आई थी, हार पहनाई, उसमें बॉम्ब था और राजीव गांधी ख़त्म हो गया। राजीव गांधी ने भी अपने समय बहुत अच्छे रिफॉर्म्स किए। इंडिया में आईटी सेक्टर को उस समय उन्होंने एक स्टार्टअप के तौर पे लाया, कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, लोगों के लिए ये कहा कि स्कूलों में कंप्यूटर एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन। हम उस समय ये बात नहीं करेंगे एआई वगैरह, उस समय ये सब चीज़ें नहीं आई थी, स्मार्टफोन्स भी नहीं थे, बट उन्होंने धीरे धीरे लोगों को कंप्यूटर के साथ एक्सपोजर करना शुरू किया था। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे रिफॉर्म्स चेंज किए थे। राजीव गांधी जी को भी ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद ऐसा कोई असैसिनेशन इंडिया में हुआ नहीं। अब रिसेंटली ये बात बोली जा रही है कि मोदी जी का असैसिनेशन होने वाला है। मोदी जी भी रिफॉर्म्स चेंज कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक उन्होंने बंद कराया, अच्छा काम किया। जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनको उनका अधिकार मिलेगा, सुरक्षित रहेंगी वो। और किसी पर्टिकुलर धर्म की बात हम नहीं करेंगे, मगर चाहे हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, पारसी रहे, जैनी रहे, मारवाड़ी रहे, गुजराती रहे, कोई भी रहे, जिस देश में रहते हैं उस देश के नियम को मानना पड़ता है। मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं तो ये नियम मानता हूँ। अब यहाँ पर यही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब पॉलिटिकल असैसिनेशंस करवाए जाते हैं तो दो तरीके से करवाए जाते हैं। पहला तरीका होता है कि पब्लिक को भड़का दो, अनरेस्ट कर दो एक रीजन में, उस रीजन की आग धीरे धीरे दूसरे रीजन में फैलेगी। सोचने लायक बात है, बांग्लादेश में कूप हुआ, ठीक है, म्यांमार में कूप हुआ, पाकिस्तान में तो रेगुलरली कूप होते ही आया है। कौन सा स्टेबल रहा है पाकिस्तान? श्रीलंका में भी हो गया, आपने देखा। कहीं पर जेंजी के नाम पे बोला गया, जैसे नेपाल में बोला गया, कहीं पर जेंजी के नाम से, कहीं पर अस्थिरता के नाम पे, कहीं पर बांग्लादेश में जैसे कि आपने देखा होगा शेख हसीना को मारने तक की कोशिश की थी। पब्लिक को इतना भड़का दिया गया था कि पब्लिक जाकर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के निवास के अंदर घुस के आग लगा रही है, तोड़फोड़ मचा रही है। तो ये जो होती है ना, ये जो एजेंट्स होते हैं ना अलग अलग कंट्री के, ये एक दूसरे के यहाँ अस्थिरता पैदा करते हैं और यही लोग फंडिंग भी करते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं डीप स्टेट। CIA ये सबसे बड़ा डीप स्टेट है पूरी दुनिया में। ये किसी भी जगह की सरकार को हिलाने के लिए या तो वहाँ के नेता को मरवा देता है या तो वहाँ के लोगों को भड़का देता है। अब हमारे देश में कूप क्यों नहीं हो सकता, मिलिट्री कूप? क्योंकि मिलिट्री को अलाइन ही नहीं किया गया है गवर्नमेंट के साथ। ये किसी और दिन मैं आपको इसके बारे में, म्यूटिनी के बारे में आपको समझाऊंगा, जो पास्ट की बात है। म्यूटिनी क्या आती है वो मैं आपको समझाऊंगा कि म्यूटिनी इंडिया में क्यों नहीं हो सकती। और हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, कई सारे राज्य हैं, हर राज्य के हर व्यक्ति को एक जैसी मानसिकता आप क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन को डिस्टर्ब करते हो। जैसे कि आप वेस्ट बंगाल को डिस्टर्ब कर दोगे, आप नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब कर दोगे, आप सिक्किम को डिस्टर्ब कर दोगे, आप मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इनको डिस्टर्ब कर दोगे, आप उड़ीसा को डिस्टर्ब कर दोगे, आप झारखंड को कर दोगे, आप वेस्ट बंगाल को कर दोगे, आप उत्तर प्रदेश को कर दोगे, आप अरुणाचल प्रदेश को कर दोगे, आप हिमाचल प्रदेश को डिस्टर्ब कर दोगे, आप जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब कर दोगे, आप लद्दाख को डिस्टर्ब कर दोगे। यहाँ पर क्या होता है कि दो तरीके से काम होता है, या तो पब्लिक को इतना भड़काओ कि पब्लिक खुद असैसिनेट कर दे इन द फॉर्म ऑफ मॉब, या फिर अपने लोगों को इस तरीके से प्लॉट करो कि वो मौत एक नेचुरल मौत लगे। रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जनरली यूज़ किए जाते हैं हर कंट्री की तरफ से उनके एजेंट्स के द्वारा, क्योंकि वो ट्रेसेस नहीं छोड़ते, नेचुरली ब्लड में डिज़ोल्व हो जाते हैं। जब तक ब्लड में पता चलेगा तब तक सामने वाले को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है या पैरालिटिक अटैक मिल जाता है या फिर उसको स्ट्रोक आता है और वो मर जाता है। तो ये इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई। और अब ये नोटिस करने वाली बात है, लोग ये बोल रहे हैं कि ट्रम्प से मोदी जी बात नहीं करना चाहते। भाई ट्रम्प वैसे भी कौन है यार, वो होगा राष्ट्रपति यूएस का, हिंदुस्तान का नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की तो राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी है। वो जब बोली कि प्रधानमंत्री जी को जाना पड़ेगा मिलने के लिए, प्रधानमंत्री जी ये नहीं बोल सकते मोदी जी कि मैं बहुत बिजी हूँ, जाना पड़ेगा द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने के लिए। बिल्कुल स्ट्रिक्ट है ये चीज़। मगर ट्रम्प से मिलना कोई ज़रूरी नहीं है। अभी रीजनल पॉलिटिक्स भी देखनी है। हमने तो वैसे मतलब MEA ने तो सिर्फ ये बोला, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, कि दिवाली का समय चल रहा है। वैसे एक्चुअली बोला जाए तो दिवाली ख़त्म हो चुकी है। एक्चुअली इंटेलिजेंस
जो इनपुट्स है वो ये बोले जा रहे हैं, इनडायरेक्टली अगर हम समझ सकते हैं, रशिया ने भी शेयरिंग किया इंटेलिजेंस इनपुट की अभी मोदी जी को ट्रैवल नहीं करना चाहिए। कारण या तो वो जब देश के बाहर रहेंगे तो कोई यहाँ पे अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जाएगी, इसलिए यहाँ पे इनका रहना ज़रूरी है लोगों को शांत रखने के लिए, या तो वो बाहर जाएंगे तो उन्हें असैसिनेशन करने की कोशिश की जाएगी। और प्रैक्टिकली हर जगह पे रशिया इंडिया के लिए बचाव के लिए नहीं आ सकता, और प्रैक्टिकली हर जगह पे इंटेलिजेंस रॉ को नहीं मिल सकती, क्योंकि आप जिस देश में जाते हैं वहाँ पे आपको कुछ अपने लिमिटेशंस में रखने पड़ते हैं, उनकी भी सिक्योरिटी के साथ आपको टाई अप करना पड़ता है और इंटेलिजेंस शेयर करना पड़ता है। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, आप एक लिमिट तक कर सकते हो, एक लिमिट के बाद नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया 3 एग्जाम्पल्स के साथ, पहले शास्त्री जी, दूसरा राजीव गांधी जी, तीसरा मोदी जी। अब मोदी जी का असैसिनेशन तो नहीं हुआ, मगर किस तरीके से प्लानिंग की जाती है असैसिनेशन की, मैंने पिछले जो 2 प्रधानमंत्रियों के साथ जो हुआ है वो मैंने बताया। वैसे असैसिनेशन तो इंदिरा गांधी जी का भी हुआ था, मगर इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन किसी बाहर के देश के व्यक्ति से नहीं हुआ था, हमारे ही देश के व्यक्ति के, उनकी ही एक गार्ड ने उनको मारा था गोली। मगर बाकी के जो हुए ना वो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब सीधा सिंपल, शास्त्री जी के समय उनकी जो डेथ हुई इंडियन सॉइल पे नहीं हुई, राजीव गांधी जी की डेथ इंडियन सॉइल पे हुई, मगर जो उनको मारने वाला था वो इंडियन सॉइल का नहीं था। इंदिरा गांधी जी की इंडियन सॉइल पे डेथ हुई, मगर मारने वाला खुद हमारे देश का था। मोदी जी की असैसिनेशन की कोशिश की जा रही है, हो सकता है वो इंडियन सॉइल पे हो सकता है वो फॉरेन सॉइल पे हो। तो इसलिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने स्ट्रिक्टली मोदी जी को बोला है कि आप अभी कोई फॉरेन टूर नहीं करेंगे, इसलिए वो आसियान नहीं जा रहे। इसका कोई रिलेशन नहीं है ट्रंप से। ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा के रखा है। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को नोट करके रखिए, ये 50% 100% तक जा सकता है। ये भाई साहब सुबह उठते हैं, रात को पाकिस्तान से मंगाया हुआ सस्ता नशा करते हैं, और सुबह उठने के साथ ही बैठ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बोल देते हैं आज मेरा मूड है, मैंने सपने में देखा 60% कर दो, 40% कर दो, 50% कर दो। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, जो इकोनॉमी चल रही है वो चल रही है। इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ी है, ये छोटे मोटे सेटबैक्स जो है वो 1-1.5 साल के रहते हैं, 1-1.5 साल के बाद सब कुछ हो जाता है। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप फॉरेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा संभल के इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अमेरिका क्या है कभी भी डीवैल्यूएशन कर सकता है अपने डॉलर को, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा कर्जे में है। हमें ऐसा लगता है अमेरिका बहुत रईस है, रईसी मेंटेन करने के लिए भी ना कर्जे बाजारी करनी पड़ती है, उसने वही करके रखा है। तो कभी भी वो अपना डीवैल्यू कर सकता है, कभी भी डॉलर को चेंज कर सकता है, एक्स्ट्रा छाप सकता है, जिससे कि रुपये की वैल्यूएशन कम होगी। तो बेटर है आप कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करके रखिए, आप गोल्ड लीजिए, सिल्वर लीजिए। अभी मार्केट टूटा है, अभी आप चाहे तो गोल्ड और सिल्वर खरीद के रख सकते हैं सस्ते प्राइस पे। बाद में जब ये बढ़ेगा तो आप आधे को डाइल्यूट कर दीजिए और उसका कुछ पैसे का यूज़ कर लीजिए, फंड्स वगैरह, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर लीजिए, और बाकी का जो है वो आप एज इट इज़ अपने लॉकर में रखिए, जो कि एक लिमिटेड क्वांटिटी भारत सरकार के द्वारा आप रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका फंड्स जो है, आपकी मनी जो है डाइवर्सिफाइड होगी। और अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आती है अस्थिरता की, चाहे इकोनॉमिकली रहे, चाहे रीजनल इफेक्ट में रहे, चाहे पॉलिटिकल रहे, चाहे फिर वो नेशनल लेवल पे रहे, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे रहे, इसका आपके ऊपर, आपकी पॉकेट के ऊपर असर नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत समय के बाद मैंने आपसे बात की है। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप इसे लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को भी समझाइए कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना। मैं एक्स पे भी हूँ, एक्स जैसे ट्विटर कहा जाता था, ये वीडियो ट्विटर पे भी रहेगा, तो अगर आप चाहें तो ट्विटर पे भी इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी के साथ अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। अगर हो सके तो अच्छी किताबें पढ़िए, और किसी नेता के द्वारा अपनी हिस्ट्री, अपने इंडियन कल्चर का ज्ञान मत लीजिए। लाइब्रेरी में बैठिए, आधा घंटा बैठिए, नहीं बैठ सकते तो किताब खरीद के लाइए। इंटरनेट है आपके पास, उस पर आप ऑनलाइन रीड कर सकते हैं, किंडल पे पढ़िए, ज्ञान अर्जित कीजिए, और अपने देश के विकास और अपने खुद के मानसिक विकास और स्थिरता के लिए काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।